गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन में जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर टेंस से संबंधित आता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको उस सेंटेंस के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी हुई है उसकी करेक्ट फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर फिल करनी होती है। तो ये 8 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के होते हैं। उन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसके टेंस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो टेंस की जानकारी के लिए हम आपको आज टेंस का जो एक चैप्टर है उसको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, एक सारणी के माध्यम से और एक कहानी के माध्यम से। एक स्टोरी से आप उसको समझ पाएंगे। आप ध्यान से उस स्टोरी पर एक एक वर्ड पर ध्यान रखिएगा ताकि आपको वो टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं टेंस की। कहानी के माध्यम से देखिए, एक गांव में एक सरपंच साहब थे। उन सरपंच साहब का नाम था टेंस सिंह जी। क्या नाम था? टेंस सिंह जी। उनके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था प्रेजेंट टेंस सिंह जी और दूसरे बेटे का नाम था पास्ट टेंस सिंह जी। तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर टेंस सिंह जी। समझ में आ गया? तीनों बेटे प्रेजेंट टेंस सिंह जी, पास्ट टेंस सिंह जी और फ्यूचर टेंस सिंह जी, सरपंच साहब के 3 बेटे हो गए। सरपंच साहब ने, जैसा कि गांव के अंदर ऐसा रिवाज भी होता है और गांव के अंदर अधिकतर हम देखते हैं गांव में कि जब बच्चे लगभग एक एज के होते हैं तो उनकी शादी एक साथ कर दी जाती है, चाहे लड़के वो लड़कियां हों, एक साथ उनकी शादी की जाती है। तो सरपंच साहब ने भी इन तीनों बच्चों की शादी एक साथ कर दी। शादी के बाद जब इनके बच्चे हुए तो सरपंच साहब ने, अब चूंकि तीनों की शादी लगभग एक साथ हुई तो इनके बच्चे भी लगभग एक समय में धीरे धीरे कुछ अंतराल के अंदर इनके जो टेंस सिंह जी के पोते हैं उनका जन्म हुआ। अब टेंस सिंह जी ने अपने पोतों का नामकरण, गांव में ऐसा होता है कि जैसा बच्चे की आदत होती है, जैसा उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। तो टेंस सिंह जी ने भी इन अपने पोतों का नाम उनकी नेचर के अकॉर्डिंग रखने का प्रयास किया। तो प्रेजेंट टेंस सिंह जी के जो पहला बेटा हुआ, हम जानते हैं, अधिकतर हम देखते भी हैं कि किसी भी घर में जब पहला बेटा होता है वो बड़ा जिम्मेदार होता है, अपने काम से काम करता है, सरल स्वभाव का होता है, साधारण होता है और उस सारी जिम्मेदारी वो समझता है। ऐसा अधिकतर ऐसा ही होता है और सिंपल तरीके से सारे काम करता है। तो वो भी उसकी जो आदत थी, उसका नेचर था, तो टेंस सिंह जी ने उसका नाम उसके नेचर के अकॉर्डिंग सिंपल रख दिया। पहले बेटे का नाम क्या रखा? सिंपल। फिर उसी समय, उसी अंतराल में पास्ट टेंस सिंह जी के भी पहला बेटा हुआ। तो पहला बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वभावतः अधिकतर कैसा होता है, तो उसकी भी आदतें लगभग वो की हुई। जो पहला पोता था उनका वैसा का वैसे उसकी आदतें थी। वो भी बड़ा सहज स्वभाव का, सरल स्वभाव का था, किसी भी काम को साधारण तरीके से करता था। तो उसका नाम उन्होंने सिंपल रख दिया, यानी कि सेम नाम, सेम नेचर होने के कारण टेंस सिंह जी ने एक जैसा नाम रख दिया। अब एक जैसे नाम रख तो दिए, पर उस समय टेंस सिंह जी ने सोचा नहीं था कि एक जैसे नाम रखने से आगे क्या समस्या आएगी। जो आगे समस्या आएगी उसका सोल्व वो किस प्रकार से करते हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपनी नेचर, उन बच्चों के नेचर के हिसाब से उनका नाम रख दिया। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस सिंह जी जो पहला बेटा हुआ वो भी सेम इसी आदत का था, इसी स्वभाव का था, तो उसका नाम भी उन्होंने सिंपल रख दिया। पहले बेटे का नाम आपको याद रखने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि तीनों के नाम एक जैसे हैं, तो ये आपके लिए भी सरल हो गया। दूसरे नंबर पे जो प्रेजेंट टेंस सिंह जी के बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था, तो उसकी आदतें, वो सेकंड नंबर वाला लड़का बड़ा ही चुलबुला, नटखट स्वभाव का था। किसी भी काम को हमेशा वो कुछ ना कुछ, हमेशा देखो तो कर ही रहा होता कुछ ना कुछ काम। तो उसकी जो नेचर थी वो इस तरीके की थी कि वो किसी काम को, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाता रहता, कंटिन्यू करता रहता। तो टेंस सिंह जी ने उसकी नेचर के हिसाब से उसका नाम कंटिन्यू ही रख दिया कि इसका नाम, क्योंकि ये तो इसकी आदतें ऐसे कि ये कुछ ना कुछ कर, जब भी देखो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसका नाम हो गया कंटिन्यूस। ये कहानी फिर आगे रिपीट हुई। पास्ट टेंस सिंह जी के दूसरा बच्चा हुआ, यानी टेंस सिंह जी के 5वां पोता। उसकी भी आदतें सेम,
वो भी कर रहा है कुछ ना कुछ, जब देखो कुछ ना कुछ कर रहा है, जब देखो खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, इधर उधर जा रहा है, मंदिर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, होमवर्क कर रहा है। तो उसका नाम भी टेंस सिंह जी ने क्या रखा, कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस सिंह जी के सेकंड नंबर का बच्चा हुआ और टेंस सिंह जी के छठा पोता हुआ, तो उसकी भी आदत है, सेकंड नंबर के बच्चे की आदत है तीनों की एक जैसे, भाई है वो तो तीनों जो सेकंड नंबर के बच्चे हैं उनकी आदतें एक जैसी ही है, कुछ न कुछ करते रहना। तो टेंस सिंह जी ने वही सिस्टम अपनाया और उसका नाम भी कंटिन्यूस रख दिया। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, प्रेजेंट टेंस सिंह जी का तीसरा लड़का, यानी पास्ट टेंस सिंह जी के सातवां पोता, तीसरा लड़का हुआ। अब तीसरा लड़का बहुत होशियार, काम के अंदर इतना होशियार, इतना निपुण कि कभी भी उसको कोई काम कहो ना तो वो उसको कर चुका, यानी कि उसको कहो होमवर्क कर चुका, खाना खा चुका, खेलना खेल चुका, यानी कि हर चीज़ वो परफेक्ट तरीके से करता है, बट इतना परफेक्ट है कि काम को तुरंत अभी अभी निपटा चुका है। तो उसका नाम टेंस सिंह जी ने क्या रख दिया, परफेक्ट, क्योंकि उसका नेचर है वो क्या है, परफेक्ट है। अब वो की वही कहानी रिपीट हो रही है, पास्ट टेंस सिंह जी का भी तीसरा लड़का उसी तरीके से वो भी परफेक्ट काम करने में, तो उसका नाम भी ठाकुर साहब ने यानी सरपंच साहब ने क्या रख दिया, परफेक्ट रख दिया। ये कि यही कहानी फ्यूचर के साथ होती है। तीसरा नंबर का लड़का इनके भी ऐसा ही है, तो इसका नाम भी उन्होंने क्या रख दिया, परफेक्ट। अब आते हैं अपन चौथे नंबर के लड़के पे। देखिए ये यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी नाम याद रखने में। पहला लड़का, अच्छा उसकी आदतें अवश्य याद रखिए, उसका नेचर अवश्य याद रखिए, क्योंकि आगे जो टेंस है आपको इन्हीं नेचर के आधार पे ही समझना पड़ेगा। तो पहला लड़का सिंपल, नाम याद हो गया, क्यों सिंपल है ये भी पता चल गया, ये कंटिन्यूस नाम क्यों रखा गया, परफेक्ट नाम क्यों रखा गया, 3 नाम याद करने आपको, 9 लड़कों के नाम याद हो गए। अब आता है चौथे नंबर का लड़का। अब घर में अगर सबसे छोटा अगर कोई संतान होती है तो सबसे छोटी संतान हम सबको, उस घर वालों को बहुत प्यारी भी होती है, उसको प्यार भी ज़्यादा मिलता है और वो उसके अंदर सारे भाई बहनों का मिश्रण भी होता है। तो उसके अंदर जो मिक्स था वो दूसरे नंबर के लड़के का और तीसरे नंबर के लड़के का मिक्सचर, यानी उसकी आदतें उन दोनों से मेल खाती थी। जो दूसरा नंबर का लड़का है यानी कि कुछ न कुछ कर रहा होता है, और तीसरा नंबर का लड़का परफेक्ट होता है, वो काम को बड़े तरीके से साफ सफाई से और समय पे पूरा करता है। तो ये चौथे नंबर के जो लड़का है इसके अंदर इन दोनों के लक्षण है, दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर आ गई, यानी कंटिन्यूस वाले की क्वालिटी भी है और परफेक्ट वाले की क्वालिटी है। तो ठाकुर साहब ने इन दोनों की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के नाम को मिक्स करके इसका नाम रख दिया है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू। ये इस चौथे नंबर के लड़के का नाम हो गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों के नेचर। ठीक इसी तरीके से इनका भी चौथा नंबर का लड़का पास्ट टेंस, सेम वही कंडीशन, उसी तरीके से ठाकुर साहब ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसका भी नाम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर टेंस में भी सेम कंडीशन, वो बच्चे की सारी जो नेचर है वो कि वही दूसरे और तीसरे से मेल खाती हुई, तो इसका नाम भी रख दिया। बट लेकिन ये इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, काम तो कर रहा होता है लेकिन परफेक्ट इतना कि टाइमली कर रहा होता है, यानी इसके अंदर टाइम का जो पंक्चुएशन है, टाइम की जो परफेक्टनेस है, वो टाइम की परफेक्टनेस बड़ी जोरदार है। ये आप याद रखिए, इसकी जो आदत है चौथे नंबर का जो नेचर है वो टाइम से रिलेटेड है, ये हर काम परफेक्ट तरीके से टाइमली करता है। तो हम यहाँ आपको ये 12 जो पोते हैं टेंस सिंह जी के, उनके नाम अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 4 पोतों के नाम याद करने हैं, बाकी तो सेम ही है। लेकिन समस्या अब सरपंच साहब के आ गई। जब वो किसी एक लड़के को आवाज़ देते किसी काम के लिए तो 3 दौड़ के आते, क्यों? क्योंकि 3 बच्चों के नाम एक जैसे, किसी को भी आवाज़ दे दी उन्होंने आवाज़ दे दी, अरे परफेक्ट इधर आना, तो 3 परफेक्ट दौड़ के आ जाएंगे। अब तीनों कहेंगे मुझे बुलाया, इस तरीके से उनकी लड़ाई हो जाती। ठाकुर साहब कहते अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई बड़ी, क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा नाम लूँगा, उससे पहले तुम्हारे पिताजी का नाम भी लूँगा, तो वही लड़का आएगा
तो फिर तो एक ही आएगा पिताजी के नाम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उनका यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज करना पड़ा उनको, और उन्होंने उनके पिता का नाम आगे जोड़ दिया, और इसके अकॉर्डिंग उनकी अब पहचान सुनिश्चित हो गई पूरी सही तरीके से कि वो कौन सा बच्चा है जिसको बुलाया जा रहा है। इसलिए अगर सिंपल प्रेजेंट वाले सिंपल को उनको बुलाना है बड़े लड़के को, तो वो उसका नाम लेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। दूसरे बच्चे का नाम हो गया इसी तरीके से, पिताजी का नाम आगे रख दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरे बच्चे में फिर पिताजी का नाम आगे रखने पे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे नंबर पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको इसको नाम याद रखने में और उनका जो कद है, उनकी साइज है, वो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन बड़ा कौन छोटा है, उनका स्वभाव क्या है, ये आप दिमाग में कंटिन्यू रखें। अब देखिए दूसरे जो पास्ट टेंस सिंह जी के बच्चा था, उसके पिताजी के नाम आगे लगाने पे उसका नाम आ गया पास्ट सिंपल, पहला बच्चा। इसी तरीके से इसके सेकंड वाले के अगर नाम आगे लगाया तो पास्ट कंटिन्यू, ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम कंडीशन इधर, ये फ्यूचर सिंपल हो गया, इसको बुलाना हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, इसको बुलाना हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से ये 12 ठाकुर साहब के पोते यानी सरपंच साहब के 12 पोते टेंस सिंह जी के आपके सामने हैं। अपन वापस इनके आदतों के ऊपर, इनके जो नेचर है उसके ऊपर चलते हैं, ताकि आपको आराम से इसका जो फ्रेम है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था सिंपल का क्या नेचर है, इसका नेचर है ता है, यानी कि ये हर काम को सिंपल तरीके से करता है, रोज करता है, हमेशा इसके आदत के अंदर है वो चीज़। और जैसे मान लीजिए मंदिर, तो ये मंदिर जाता है, रोज जाता है, लगभग प्राय जाता है, खेलना तो खेलता है, खाना खाता है। इस तरीके से ये इसका स्वभाव हो गया ता है, ती है, ये वाक्य के अंत में आते हैं। दूसरे नंबर का लड़का है जो कि नाम इसका कंटिन्यूअस है, तो ये हमें आराम से इसका पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस नाम होने के कारण इसका स्वभाव क्या और कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा है। तो इसके सेंटेंस में पीछे की साइड अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये आप वाक्य की पहचान कर पाएंगे, और ये उसका नेचर आपको समझ में आना चाहिए। कंटिन्यूअस के हिसाब से रहा है, रही है, ये इसके अंदर आएगा। ये भी अपन इसको हिंदी में आराम से समझ रहे हैं, फिर इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या वर्ब लगेगी, ये अपन इसको इसके आगे करेंगे। लेकिन आप चरण भाई यानी स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा ले। तीसरा है परफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कोई भी काम कहे तो ये तो कर चुका होता है, तो इसकी जो पहचान है वो चुका शब्द से होती है, क्योंकि इतना परफेक्ट है कि काम को निपटा देता है, अभी अभी निपटाया पर निपटा दिया, यानी कि ये किसी काम को कर चुका है। तो चुका है शब्द इसकी पहचान होगी। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा ही परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि किसी भी काम को टाइम से बाउंड करके करता है, यानी कि टाइम तो इसका होना ही है, इसके साथ में टाइमली ये करता है, ये इसी की पहचान हो जाती है। लेकिन ये कोई काम कर रहा होता है समय के अनुसार, तो कुछ समय से, यानी ये इसके साथ समय जुड़ा हुआ आएगा। वो समय अवधि भी हो सकती है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, दोनों प्रकार से होंगे। यहाँ पे समय के साथ ये कहता है रहा है, रही है, यानी कि जैसे 2 दिन से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, 2 साल से मैं इसी विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, ये इसकी पहचान, यानी कि समय इसके साथ जरूर आता है। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। यहाँ पे ठाकुर साहब के जो बच्चे हैं, सरपंच साहब के जो बच्चे हैं, वो क्या है कि जब उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब ये जो पास्ट टेंस का जो परिवार है, ये पास्ट टेंस का परिवार यहाँ से चला जाता है गांव से, और कहाँ जाता है? पास्ट टेंस सिंह जी का सेना में चयन हो जाता है, बॉर्डर पे ये चले जाते हैं, तो अपने साथ अपनी फैमिली को भी यहाँ से ले जाते हैं। तो ये वहाँ पे
बॉर्डर पे सेट हो जाते हैं किसी भी आर्मी के अंदर। और ये जो फ्यूचर जो छोटे हैं, ये क्या है कि फ़िलहाल ये कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए किसी दूसरे शहर के अंदर, दूर शहर के अंदर कहीं गए हैं, यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जब इनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो फिर ये वापस गांव में आएंगे। ध्यान रखना, मेरी बात को पूरी तरीके से दिमाग में बिठाओ। जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, फ़िलहाल यहाँ नहीं है, किसी शहर में रहते हैं, तो ये वापस आएंगे। ये चूँकि मैंने आपको बताया था आर्मी में चले गए हैं, ठाकुर साहब भी ऐसा बताते हैं। जब भी सरपंच साहब से कोई मिलने आता है तो वो कहते हैं यार कि ये आर्मी में गए और वहाँ पे ऐसा दुर्घटना हुई, ऐसी घटना हुई कि किसी ब्लास्ट के अंदर ये पूरा परिवार जो है, ये फैमिली ख़त्म हो गई। यानी कि अब ये नहीं रहे हैं, ये फैमिली नहीं रही है, ये फैमिली अब आएगी, अभी बाहर है। लेकिन प्रेजेंट टेंस सिंह जी का परिवार वो यहीं है, ठाकुर साहब की सेवा करता है, यहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो तीनों फैमिली जो सरपंच साहब की थी, तीनों बच्चों की फैमिली, उसका मैंने आपको बता दिया है। ये फैमिली प्रेजेंट टेंस सिंह जी की यहीं रहती है, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में ये यहीं है। पास्ट टेंस सिंह जी की फैमिली, चूँकि वो बॉर्डर पे गए थे, आर्मी में थे, तो आर्मी में जाने के बाद कुछ समय बाद में कोई दुर्घटना के कारण ये पूरी फैमिली नष्ट हो गई, यानी कि डेथ हो गई उनकी, वो नहीं रही है। फ्यूचर टेंस में, यानी कि फ्यूचर जो इनका तीसरा लड़का था, मैंने आपको बताया कि वो किसी सिटी के अंदर ट्रेनिंग का कोई कार्य कर रहा है, वो पूरी फैमिली उनके साथ है। लेकिन जैसे उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, जब भी समाप्त होगी, वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे, यानी कि उनके आने का अंदेशा है, ये आएंगे ही आएंगे। ये इसलिए आप इनका जो नेचर है वो ये इस दृष्टि से ध्यान में रखें कि ये आएंगे, ये चले गए, अब नहीं रहे हैं, और ये यहीं रहते हैं। ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। अब सरपंच साहब से कोई मिलने आता है तो वो ये बात करता है उनके परिवार के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, पूछता है बच्चों के बारे में। तो ये तो सामने ही है, ये आपको समझ में भी आ गया, मैंने आपको इनकी पहचान भी बता दी। लेकिन जब ठाकुर साहब इनकी बात करते हैं, सरपंच साहब जब इनकी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो लड़का जो पहले नंबर का था, मेरा पोता, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, वो हमेशा टाइमली पढ़ता था, वो मंदिर जाता था, वो खेलता था, रोज खेलता था। यानी कि अब इनकी बात पास्ट के रूप में की जा रही है, जो चीज़ निकल गई है, जो अब नहीं रही है, उसकी कैसे बात की जाती है, उस तरीके से इनकी बात होती है। ये अब नहीं रहे हैं, तो जब सरपंच साहब इनकी बात करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। जब इसके बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे सरपंच साहब की, जब भी इसको कहो तो ये तो काम कर रहा था, खाना खा रहा था, जब भी इससे बात करो इतना ये नटखट था, इतना चुलबुला था कि कभी भी ये इसका काम कंटिन्यूस चलता रहता था। तो रहता यानी रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान थी। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर के लड़के की अगर सरपंच साहब बात करते हैं तो अगर उसको कुछ भी कहो तो वो तो काम कर चुका था पहले, अब तो है ही नहीं, इसलिए वो था उसके साथ लगाते हैं। और चौथा नंबर वही समय के साथ कर रहा था, समय लग करके, जब जो यहाँ पे नहीं है उसकी बात करेंगे तो वो था के साथ आएगी, तो ये रहा था समय के साथ। अब आते हैं अपन फ्यूचर पे। जब सरपंच साहब से इनकी बात पूछी जाती है कि इनके क्या हालचाल है, ये इनका कहाँ है, वो कुछ क्या करते हैं, या ये बच्चा कैसा है, तो वो कहते थे चूँकि यहाँ ही नहीं, लेकिन आएंगे उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद, तो वो उसके साथ गा लगा देते थे कि जब भी आएगा मंदिर रोज जाएगा, जब भी आएगा होमवर्क करेगा, जब भी आएगा शाम को खेलने जाएगा। तो ये इसकी पहचान हो गई, गा गे गी। सेकंड नंबर वाले की आदतें आपको पता है, नाम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, यानी रहा शब्द इसके साथ होता है, ये कर रहा होता है। तो ये जब भी यहाँ आएगा तो आप देखना
इस समय ये खा रहा होगा, इस समय ये खेल रहा होगा, इस समय ये होमवर्क कर रहा होगा। तो ये रहा शब्द जो है और होगा, क्योंकि ये बाद में आएगा इसलिए ये होगा शब्द उसके साथ आएगा, और रहा तो इसकी क्वालिटी है तो इसके साथ जुड़ी हुई, इसका नाम भी इसी के आधार पे रखा हुआ है। परफेक्ट ही है, इसकी पहचान ही चुका। तो जब सरपंच साहब बात करते ये लड़का मेरा बहुत परफेक्ट है, ये यहाँ आएगा ना, तो जब इसको कोई काम कहेंगे तो ये कर चुका होगा। कभी भी कोई काम को तो फटाफट कर चुका होगा, इसके तो चुटकियों का काम है। यानी कि अगर इसको कहा कि होमवर्क कर चुका होगा इतने टाइम में, तो कोई भी अगर इसको कहा कि ये जो बाहर जो सामान पड़ा है उसको अंदर रखना है, तो ये तो रख चुका होगा। इतना परफेक्ट है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी पहचान होगी चुका होगा इसलिए क्योंकि यहाँ है ही नहीं, अब आएगा, और ये इसकी पहचान है चुका परफेक्ट की। और अंत में जो ये लड़का है ये समय के साथ कर रहा होगा, यानी कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। जब भी ये आएगा ना यहाँ पे, अगर इससे कभी भी बात करोगे तो ये 3 बजे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, और इस तरीके से ये इसकी पहचान हो गई, समय के साथ रहा होगा। तो ये मोटी मोटी जो बात है आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये इस बोर्ड पे आपको लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है। इनकी आदतों के अनुसार इनके नाम रखे गए, उनकी क्या पहचान है ये आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा ले। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक में नोट कर ले। फिर उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में, कि ये तो हिंदी में इनकी पहचान हुई, लेकिन अब इसको जब करेक्ट फॉर्म हम भरते हैं तो हेल्पिंग वर्ब टेंस निर्धारित करती है। हेल्पिंग वर्ब में जो चेंजेज आते हैं वही टेंस में चेंजेज होते हैं, यानी कि इस लड़के में और इस बच्चे में जो फ़र्क है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, बाकी और कुछ भी फ़र्क नहीं। यानी कि इसमें पीछे है क्योंकि ये यहाँ रह रहे हैं, इसमें पीछे था क्योंकि ये यहाँ नहीं है और अब इस दुनिया में भी नहीं है, और ये इसके पीछे गा क्योंकि ये यहाँ पे अब आएंगे। ये जो पहचान है गा, था और है, यही टेंस है। और इसको अपन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से अलग अलग करते हैं, डिफरेंट इनमें करते हैं, और इसी के माध्यम से अब इसको समझते हैं, और इसी के माध्यम से हम उन परीक्षाओं में करेक्ट फॉर्म भरते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे इसकी बात करते हैं। बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं या सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी है। इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद, जैसे जो अपना फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये अपना इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब साधारण सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर नहीं आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आप याद रखें, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस को समझने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा ले। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चूंकि इसकी आदत और नेचर रहा, रही इस तरीके का है, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म इसके साथ अवश्य लगती है, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इनको इज, एम, आर दे रखी है। देखिए यहाँ पे अपन वापस चलते हैं एक बार। ये जो मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। 2 टेंस ऐसे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस सिंह जी का पहला बच्चा और एक पास्ट टेंस सिंह जी का पहला बच्चा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब लगाई जाती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनको वर्ब दी गई है, अल्टरनेटिव वर्ब का प्रावधान किया गया है, डू वर्ब इनको दी गई है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। लेकिन यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर आपको यहाँ पे डू की फॉर्म लगानी पड़ती है।
डू या डज लगता है। सिंगुलर हो तो यहाँ पे डज लगाएंगे। देखिए सिंगुलर अगर करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वर्ब की एस फॉर्म लगाएंगे। गो है तो गोज, कम है तो कम्स। इस तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की एस फॉर्म लगाएंगे। टेक है तो टेक्स, गो गोज। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे डू की एस फॉर्म लगाएंगे, यानी डज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पे भी डू की फर्स्ट फॉर्म डू लगेगी। कौन से सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पे एस फॉर्म का प्रयोग किया गया, ही गोज टू स्कूल डेली। लेकिन अगर इसको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आपको एस फॉर्म, चूंकि उसके अंदर एस फॉर्म आ रही थी तो यहाँ पे डू की एस फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, ही डज नॉट गो। अब यहाँ पे जो एस फॉर्म वर्ब की लगी हुई थी वो एस फॉर्म वर्ब की नहीं लग करके डू की एस फॉर्म लगेगी, और जो वर्ब में थी एस फॉर्म थी वो एस वहाँ से हट जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जब भी आप डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। चलिए आगे आते हैं। कंटिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर ये नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब बाद। जैसे यहाँ पे डू के बाद डोंट हो जाएगा, ये डजंट हो जाएगा, ये इजंट हो जाएगा, ये आरंट हो जाएगा, एमंट हो जाएगा। ये आप उसके बाद सारे जो सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाई जाती है, सॉरी नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इज, एम, आर के बाद आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। अब आते हैं परफेक्ट, यानी तीसरे नंबर का लड़का जो परफेक्ट है उसके नेचर से ही कर चुका है, उसकी पहचान ही चुका है। तो यहाँ पे आप हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप याद रखें इस चीज को कि परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। परफेक्ट इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद कर ले पूरी तरीके से। जहां भी परफेक्ट आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और उसके पहले हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे हैव फॉर्म आती है इसकी। आप अगर हेल्पिंग वर्ब की अपन आगे और बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की वैसे मेन फॉर्म 3 होती है, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। तो जब अपने प्रेजेंट के अंदर डू फॉर्म दी थी, कंटिन्यूअस में बी फॉर्म दी है, और परफेक्ट में अपन देंगे हैव फॉर्म। हैज और हैव दो है, साइज के अकॉर्डिंग आपको इसको लगानी है। अगर छोटी साइज का यानी सिंगुलर है तो आप हैज का प्रयोग करें, और बड़ी साइज यानी प्लूरल है, बहुवचन है, तो आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करें। यहाँ पे भी आपको ये चीज बतानी है कि अगर सिंगुलर है, छोटी साइज है, तो आप इसको ये वाली चीज दे, इज, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब छोटी चीज का मतलब सिंगुलर, बड़ी चीज का मतलब प्लूरल। आप इसको ऐसे समझे। तो अगर सिंगुलर है तो आप वहां पे इज देंगे, प्लूरल है तो वहां पे आर देंगे, और आई है तो यहाँ पे एम देंगे। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब के रूल्स है वो थोड़े से सारे सेंटेंस के अंदर डिफरेंट होते हैं, अपन उसकी साथ साथ बात करते जाएंगे। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये याद रखें, मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कैसे याद रखेंगे, तो परफेक्ट कौन से नंबर का लड़का है, तीसरा नंबर का, तो तीसरा नंबर लड़का है इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दो। ये आप याद रखने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया है। तो हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका नाम ही इस तरीके से रखा गया है कि इसके अंदर दूसरे नंबर के लड़के की और तीसरे नंबर के लड़के की दोनों की जो नेचर है वो मिक्स है। तो जब इनका नेचर मिक्स है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब भी इसी तरीके से हम मिक्सिंग लगाएंगे। कैसे, परफेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया था क्या सिस्टम होता है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही मैंने अभी यही बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको इसको तरीके से वापस दोबारा बताऊंगा, आप ये नहीं मानेंगे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ
कि परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है और थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव के नहीं, हैव फॉर्म के नहीं आती है। तो यहाँ पे आप हैज हैव तो इसका हो ही गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अब कंटिन्यूअस भी इसके अंदर है, कंटिन्यूअस की नेचर भी इसके अंदर है और कंटिन्यूअस होने के कारण आपको बताया गया कि आईएनजी, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी और परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, ये दो चीजें आपको बताई गई थी। अब यहाँ पे अगर आईएनजी भी लगाओगे तो ये समस्या पैदा होती है कि आईएनजी कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं लगता है और हैज हैव लगाओगे तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। अगर आप आईएनजी लगाते हो तो फर्स्ट फॉर्म लानी पड़ेगी और फर्स्ट फॉर्म लाओगे तो हैज हैव नहीं लगा पाओगे, यानी कि इसके अंदर परफेक्ट के लक्षण है तो हैज हैव भी लाना जरूरी है और कंटिन्यूअस के लक्षण है तो आईएनजी भी लाना जरूरी है। और दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिना आईएनजी नहीं आएगा और फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो हैज हैव नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, हैज हैव लगा के बी की थर्ड फॉर्म करके बीन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये इसका काम हो गया थर्ड फॉर्म का और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब बात समझ में आ गई कि दोनों को काम, दोनों की नेचर को हमने इसमें कैसे मिक्स किया। परफेक्ट के हिसाब से तो हमको थर्ड फॉर्म करनी थी, इसलिए यहाँ पे हैज हैव के बाद बीन लगाना है, ये थर्ड फॉर्म का काम हो गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, यानी कि ये कंटिन्यूस का काम भी हो गया। तो परफेक्ट ये और कंटिन्यूस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनी, हैव, हैज बीन और आईएनजी फॉर्म हैज बीन गोइंग या फिर हैव बीन गोइंग। वही हैज और हैव का डिफरेंट मैंने आपको बताया था, छोटी साइज हो सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करे और प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करे और फिर बीन लगा करके वर्ब की में आईएनजी फॉर्म लगा दे फर्स्ट फॉर्म में। तो ये इन चारों का हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब अगर आपको ये चारों की हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरीके से याद हो गई हो तो ये आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे, चूंकि ये अब यहाँ नहीं रहे हैं, संसार में भी नहीं रहे हैं, पास्ट हो गए, भूतकाल हो गए, भूत बन गए, तो हम ये जो चीजें हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब उसी की सेकंड फॉर्म इधर कर देंगे, सेकंड एंड कर देंगे इनको। ये रहे नहीं तो सेकंड एंड हो गए, तो सेकंड एंड हो गए तो इसका मतलब ये सेकंड हो गए। तो अगर आपको ये सारी चीजें तरीके से याद है तो फिर आप इसको इधर ट्रांसफर आराम से कर सकते हो, आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पास्ट सिंपल के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड हैंड। और अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव की बात की जा रही है। नेगेटिव सेंटेंस हो तो मैंने बताया था कि डू फॉर्म का प्रावधान किया गया इन दोनों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव हो तो इसका हो गया डिड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में डिड का ही प्रयोग होता है। यानी कि he did not go, जैसे he went to school yesterday, तो यहाँ पे did का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होने के कारण तो he did not और फिर आगे go आएगा। जब मैंने आपको बताया था जब आप डू फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। जब एस फॉर्म भी है तो आपने डू का प्रयोग किया तो ये डज यहाँ पे एस फॉर्म में आ गया और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसी तरीके से पास्ट में भी यदि आपने यहाँ पे वर्ब की जिस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने डिड का प्रयोग किया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ही डिड नॉट गो हो जाएगा। जैसे पहले अपन ने बोला था ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ये नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी डिड का प्रयोग होता है। चलिए कंटिन्यूस के ऊपर आते हैं। इज एम आर की सेकेंड फॉर्म आप इसको दे दें, यानी कि पास्ट में इज एम आर का होता है पास्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म क्यों लगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस है, ये इसके साथ ही होता है, ये इसकी पहचान है, इसलिए वाज वर्ब। अब वाज और वर्ब में क्या अंतर है, छोटी साइज वाज है यानी सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करें और प्लूरल के लिए वर्ब का प्रयोग करें। फिर आते हैं अपन परफेक्ट पे, इसका पास्ट इनको बना दो यानी इनका सेकंड एंड कर दो, तो हेज है का सेकंड होता है हेड, फिर वो की वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये काम कर चुका था, ये काम कर चुका है, बस ये इतना सा अंतर इनमें। इसी तरीके से इसमें हेज हेव आ रहा है तो हेज हेव की सेकंड फॉर्म हेड,
प्लस वही सिस्टम बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आते हैं अपन फ्यूचर पे, जो यहाँ आएंगे, अभी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद यहाँ आएंगे। तो जब आएंगे तो जहाँ पर भी गा गे घी कहीं पे भी किसी भी वाक्य के अंत में हो गा गे घी, तो यहाँ पे आप विल शेल अवश्य लगाएं। यानी कि ये जो शहर में बच्चे रहते हैं ना फ्यूचर टेंस सिंह जी के चारों, वो विल शेल को साथ में ही रखते हैं। चारों बच्चों के साथ विल शेल तो रहेगा ही रहेगा। अब किसके साथ विल रहता है, किसके साथ शेल रहता है, तो जो सब्जेक्ट आई और वी है उसके साथ तो शेल का प्रयोग किया जाता है, और जो अदर सब्जेक्ट है रिमेनिंग सब्जेक्ट उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल की भाषा में अमूमन ज़्यादातर विल का प्रयोग ही किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस बात कर रहे हैं, इसलिए विल और शेल आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का। तो इन चारों बच्चों के ये तो लगा हुआ ही आता है, विल शेल इनके साथ में रहता है, ये इनकी पहचान हो गई गा गे घी के अकॉर्डिंग। चूंकि ये अब आएंगे तो विल शेल साथ में लाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये की इधर अपन ने प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल शेल तो इनके लगा हुआ ही है। तो ये तो इनके आप मान ही लो फिक्स किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट ही इनको मिला हुआ है। ये इसमें आपका कोई जोर नहीं चलेगा, ना आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। विल शेल तो इनके लगा हुआ ही है। किसके साथ विल के साथ शेल, ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूस के अंदर ये इज एम आर है ना, तो उसकी जगह आप ये इज एम आर किसकी फॉर्म है, बी की, तो यहाँ पे खुद बी को लगाना पड़ेगा। तो विल शेल के बाद बी लगेगा, इज एम आर नहीं लगा करके बी उसमें लगाना पड़ेगा। इज एम आर बी की फॉर्म है, वाज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल शेल तो इनके बाय डिफॉल्ट आई है, केवल बी लगेगा इज एम आर की जगह, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो प्रेजेंट में वही फ्यूचर को दे दो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए ये प्रेजेंट में थे, चूंकि ये रहे नहीं है इसलिए इनके सेकंड हैंड हो गए, तो इनको सेकंड कर दिया। ये यहाँ आएंगे इसलिए ये का ये सामान इनको दे देंगे, ये इतना सा अंतर है। यहाँ पे देखिए आप विल शेल के बाद यहाँ पे हैज है होता है, तो यहाँ पे हैव फॉर्म दे दे इसको सीधा, विल हैव शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे विल शेल तो साथ में है, और इधर ये हैव फॉर्म देनी है आपको, सीधा हैव प्लस बीन लगाना है। आप इधर देखिए, ये आपको याद है तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बीन लगा करके फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके साथ टाइम जरूर आता है, ये इसकी क्वालिटी है, ये आप ध्यान रखें। प्लस अंत में टाइम जरूर होता है, सिंस फॉर के साथ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम होगा अवश्य। तो यहाँ पे ये मोटी मोटी अपन ने बात कर ली है। अब इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे, फिर उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर ले और इसको समझ ले, इस कहानी को दोबारा अपने दिमाग में बिठा ले, तो आपके ये बहुत अच्छे तरीके से टेंस समझ में आ जाएंगे। और फिर आपके जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको करने में सरलता रहेगी। थैंक यू वेरी मच।